राज्य की जनता की नब्ज टटोलने की जिम्मेदारी जिस शख्स को दी गई है, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ श्यामलहरी जायसवाल हैं, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस बात। जी जी, धन्यवाद। ये वही बंगला है जहाँ से एसी, टीवी, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे सब चोरी हो गए? जी हाँ, ये वही बंगला है, लेकिन अब यथावत है, सब यथावत है, चीजें दुरुस्त कर ली गई हैं। बिल्कुल। क्या कैसा चल रहा है काम? बस 1.5 महीने की आपकी सरकार हो चुकी है। इन 1.5 सालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या बड़े काम हुए और क्या क्या बदलाव आपने किए हैं? देखिए, हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें सतत रूप से, जैसे किसान फसल को बराबर लगाने के बाद पानी देता है, खाद देता है, बीच बीच में कीटनाशक डालता है, जानवर से बचाता है, तब जाकर उसको फसल पैदा होता है। उसी प्रकार ये हेल्थ का सेक्टर है कि इसको सतत रूप से मॉनिटरिंग करना पड़ता है। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, और जब सुबह हम न्यूज़ चैनल या अखबार पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों के सुझाव उसमें विशेष रूप से रहते हैं। तो कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, जैसा भी आता होगा। तो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव पर ज़्यादा जाती है कि पॉजिटिव न्यूज़ पर ज़्यादा जाती है? देखिए, मेरी नज़र पहले तो नेगेटिव पर जाती है। तो नेगेटिव पर जाती है तो हम उसको तत्काल जो है संज्ञान में लेके उसको प्रयास करते हैं कि आपने जो उसमें सुझाव दिया है तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो उसी प्रकार के हेल्थ है, लगातार सतत रूप से मॉनिटरिंग करते हुए इसको आगे बढ़ाने का है। इन 1.5 सालों में हम लोगों ने 2 प्रकार से हेल्थ में बड़े काम किए। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। इसमें आप देखेंगे कि अभी तक के इतिहास में ऐसा किसी भी सरकार में आज़ादी की बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि 5-5 मेडिकल कॉलेज 1 सालों में हमने स्वीकृत किया। और केवल स्वीकृत ही नहीं, हम उसको संचालन की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं। कॉलेजों के, मेडिकल कॉलेजों के टेंडर कर दिए हैं। और जो सुपर स्पेशलिटी हैं, जो केवल डीकेएस रायपुर में अभी तक था, हमने बिलासपुर चालू कर दिया। हम जगदलपुर चालू करने वाले हैं। बिलासपुर में हमने स्वीकृत कर दिया है, उसकी टेंडर प्रक्रिया होने वाली है। तो इस प्रकार से जो सुपर स्पेशलिटी हैं वो हर संभाग में अब उपलब्ध हो सकेगा। इसी प्रकार से अभी तक के इतिहास में 6 फिजियोथेरेपी कॉलेज एक साथ हमने इस बजट में दिया है। अभी तक कुल 8 नर्सिंग कॉलेज प्रदेश में है आज़ादी के बाद से, लेकिन 8 के अलावा 12 नर्सिंग कॉलेज इसी बजट में हमने दिया 1 साल में। सिर्फ 8 थे? सिर्फ 8 थे, और अब 12 एक मुश्त दे दिए हैं। सीधा 1.5 गुना, जितना था उसका 1.5 गुना। योग और नेचुरोपैथी, हमारी आयुर्वेद और योग हमारी पुरानी विधा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में देश का 3रा योग और नेचुरोपैथी का रिसर्च सेंटर और 100 बेड हॉस्पिटल ये NIT के सामने स्वीकृति प्रदान किया है। उसका भूमि पूजन भी हो चुका है, टेंडर हो गया है, अब जल्दी काम चालू होगा। इसके साथ साथ 4 बड़े नेचुरोपैथी, मनेंद्रगढ़, आपका जगदलपुर, अपने कवर्धा, ऐसे 4 जगहों में हमने योग और नेचुरोपैथी का भी सेंटर स्वीकृत किया है। इसके साथ साथ प्रदेश में जो मेंटल स्थिति है लोगों की, मेंटल स्थिति से मतलब नहीं कि कोई पागल हो जाए तभी मानसिक चिकित्सालय में दिखलाए। कई आजकल टेंशन है, अवसाद हैं, पारिवारिक कला है, व्यवसाय का है, नौकरी का है, तमाम ऐसे मानसिक रूप से जो परेशानी है लोगों को आ रहा है। सेंद्री में अभी तक हमारा एकमात्र बड़ा हॉस्पिटल था, उसे हमारे मेडिकल कॉलेज में हम सभी जगह विंग बना रखे हैं। तो सेंद्री में भी हमने 100 बेड और बढ़ाया। मनेंद्रगढ़ में एक नया मेंटल हॉस्पिटल नॉर्थ छत्तीसगढ़ में किया, और साउथ छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में एक मेंटल हॉस्पिटल इस बार स्वीकृत हमने किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमने सीधे अभी तक जितनी सुविधाएं थी उसको 1.5 से 2 गुना बढ़ाने का सीधा किया। मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में हमने 1.5 गुना कर दिया, 10 से 15 हो गए। इसमें अपना 1.5 गुना हमने बढ़ाया, किसमें 8 से 12 कर दिए, 8 से 20 हो गए, सीधे 2.5 गुना बढ़ गया। पहले 8 था, 20 हो गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिजियोथेरेपी कॉलेज सीधे 1 से 6 हो गया, अभी एक ही है हमारे पास। ठीक है मंत्री जी, ठीक है, तो उपलब्धि सरकार के तौर पर दस्तावेजों में दर्ज होती ही है, ठीक है, में दर्ज होती है, ठीक है। लेकिन सबसे
महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि जमीनी इम्प्लीमेंटेशन इन सब चीजों का कैसा मैं है? उस पर भी आ रहा हूं। मैंने दो प्रकार पारदर्शिता बताया। क्या बढ़ती जाएगी? बिल्कुल। डेडिकेशन सरकार का इसे एक जमीन पर उतारने और इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए होनी चाहिए, उसकी कटिबद्धता क्या है? देखिए, मैं उसी पर आ रहा था। जी। पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और दूसरा जो हेल्थ सर्विसेज हैं, आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, पिछले सरकार में आप लोग कई दिन तक चलाए रीजेंट घोटाला, 50 करोड़ के रीजेंट खराब हो गए, दवाइयाँ एक्सपायर हो रही हैं। तो हम एक नेक्स्ट जेम एक पोर्टल तैयार किए हैं भारत सरकार की मदद से। उसमें किसी भी गोडाउन में, किसी भी हॉस्पिटल में कितनी दवाइयाँ हैं, कितने रीजेंट हैं, वो आप पब्लिक डोमेन में आप भी देख सकते हैं। इस चैनल के बाद मैं आपको दिखलवा भी दूंगा कौन सा हॉस्पिटल में कौन सी दवाई है, किसकी कमी है, कौन सा दवाई डॉक्टर लिख रहा है। तो ये पता चलता जाएगा, ये पूरा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। अभी तक मेडिकल कॉलेजों में जो ऑटोनॉमस बॉडी था वो बैठक हो नहीं पाता था, उसके पूरे पावर हमने डेलीगेट उनको डिलीवर्ड कर दिए नीचे में। 10 लाख तक डीन और एमएस को, 20 लाख तक एक वित्त कमेटी बनाकर, 2 करोड़ तक कमिश्नर की अध्यक्षता में, और उसकी पारदर्शिता के लिए उसको भी एक ऐसा पोर्टल में वेबसाइट बनाया है उसका कि कोई भी हमारा विभाग का व्यक्ति उसको देख सकता है कि आपने कितना खरीदी किया, कितने का किया, कौन सा कंपनी का किया, कितना आपके पास अभी उपयोग उसकी है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को हमने ट्रांसपेरेंट किया। तीसरा, हॉस्पिटलों में जो डॉक्टरों के समय पर नहीं रहने की शिकायत बार बार आती थी, हम एक अटेंडेंस के एक ऐसा पद्धति बनाए हैं कि वो हॉस्पिटल के 200 मीटर रेडियस तक वो आएंगे, अपना फेस को दिखाएंगे मोबाइल में। अच्छा। तो उनका अटेंडेंस लगेगा। यदि वो उस एरिया से बाहर गए तो तुरंत अलर्ट बजेगा हमारे जो मॉनिटरिंग सिस्टम में। एम्बुलेंसों की बात करूं, आए दिन कई इस प्रकार की बातें, कई समाचारों में कई लोगों की शिकायत समय पर नहीं आते हैं। हमने एकदम निश्चित किया कि जो भी लेट करेगा उसका पैसा काटेंगे। आज सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसके बावजूद भी हम 375 नए एम्बुलेंस का टेंडर कर चुके हैं। जल्द ही नए 108 एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाला एमएमयू है, वो सैकड़ों की संख्या में हम हर गांव तक पहुंचाने वाले हैं, उसका भी प्रक्रिया अपना लिए हैं। और हॉस्पिटलों में आज आप जाकर देखिए, साफ़ सफाई, मेकाहारा को जाकर देखिए, आज क्षमता से 2 गुना ज़्यादा लोग वहाँ भर्ती हैं। डीकेएस में जाकर देखिए, आज यूरोलॉजी का, प्लास्टिक सर्जरी का पूरी तरह से काम हो रहे हैं। मेकाहारा में आप लोग समय समय पर हमको ध्यान दिलाते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी ये 5 साल में कांग्रेस कार्यकाल में नहीं चालू हो पाया था। हमने इसको मार्च में चालू कर दिया, और अब बेहतर ढंग से हम सुचारू रूप से मेकाहारम कर रहे हैं। नीचे के हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, हम एनएचएम से लगभग 3000 भर्तियाँ भी किए हैं, नर्सेस का, टेक्नीशियन का, वार्ड बॉय का, ताकि नीचे का भी हमारा जो प्राथमिक हेल्थ केयर है वो जो है सुचारू रूप से चलें। सेकेंडरी जो हेल्थ केयर सेंटर हमारे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी हमने ऑनलाइन जोड़ा है। हम बॉन्ड से डॉक्टरों को भेजने का काम किए हैं। ग्रामीण अंचलों में डॉक्टरों की जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें 1.5 गुना हम तनख्वाह बढ़ा दिए हैं ताकि सुविधा से डॉक्टर मिल सकें। हम अभी विज्ञापन भी निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज हेल्थ की सुविधाएं पिछले 5 साल की जो गवर्नमेंट की थी उससे हम 2 गुना ज़्यादा अच्छा कर चुके हैं, और आगे हम लगातार प्रगतिरत हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया आप चला रहे हैं। ठीक है, एक बात है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार तो खड़ी कर सकती है, सरकार इसे लेकर योजना ला सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन डॉक्टरों की कमी का जो मुद्दा आप भी कह रहे हैं कि भर्ती की प्रक्रिया, अंदरूनी इलाकों में तो आज भी डॉक्टर नहीं है, कोई जाना भी नहीं चाहता है। इसे लेकर क्या तैयारी सरकार की है कि अंदरूनी इलाकों पे भी इलाज पहुंचे, वहाँ के लोग वक्त पर इलाज पा सकें? क्या योजना है इसे लेकर आप लोगों की? देखिए, इसके लिए हम 2 प्रकार के पद्धति अपना रहे हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिलते, रेडियोलॉजिस्ट आप इंटीरियर तो छोड़िए, वे शहरी क्षेत्रों में भी हमको नहीं मिल पाते हैं। तो हम अपनी जो मशीनें हैं और उसमें टेक्नीशियन के माध्यम से जो टेली रिपोर्टिंग है कि वहाँ बैठ के जगदलपुर में या दंतेवाड़ा में कोई सिटी हो गया और उसका रिपोर्ट ऑनलाइन आके रायपुर से हम एक अपने मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट भिजवा दिए, उसके आधार पर वहाँ डॉक्टर दवाई लिख दिए। तो एक तो हम रेडियोलॉजी से हो या फिर डायग्नोस्टिक का हो, हम टेलीपैथी और
टेली रेडियोलॉजी और टेली सीटी स्कैन के माध्यम से हम वो कर रहे हैं। और दूसरा, जो ग्रामीण अंचल में हमारा प्रयास रहा, पिछले बार भी हम बॉन्ड से जो डॉक्टर भरे ग्रामीण अंचलों में, उसको हमने 70% ग्रामीण अंचलों में भेजा। इस बार हम उसको बढ़ाकर 80 से 90% करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ बेसिक चीज़ ये है कि गांव में या जनरली हमारे ब्लॉक मुख्यालय लेवल तक भी अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाएं तो मुझे लगता है कि एक बड़ा लोगों को, प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगा। तो अभी कल के कैबिनेट में आपने देखा होगा कि ब्लॉक मुख्यालय के 10 किलोमीटर के रेडियस में, चाहे वो कोई CBSE कोर्स वाली स्कूल खोलता है या मॉल खोलता है या सिनेप्लेक्स खोलता है, तो उसको हम औद्योगिक नीति की तरह लाभ देंगे। तो जब ब्लॉक लेवल के स्तर तक सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी, बच्चों की पढ़ाई के, मनोरंजन के, खरीदारी के, रहने के, तो ग्रामीण अंचलों में डॉक्टर्स भी रुकेंगे। तो ये सब हम कवायद जो है कर रहे हैं। एक ज़रूरी सवाल आपसे है कि मसलन किसी बीमारी की जांच भी सरकारी अस्पतालों में 500 रुपए की होती है, वही जांच किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 5000 के आसपास होती है, उससे ज़्यादा होती है कई बार। ये जो एक दर है, इसमें जो ज़मीन आसमान का अंतर है, सरकारी अस्पतालों का कुछ और, प्राइवेट अस्पतालों का कुछ और, कोई नीति इसे लेकर आप लोग या सरकार ला सकती है? देखिए, अभी तक तो जो छत्तीसगढ़ के 75% से ऊपर जनता हमारे आयुष्मान में कवर्ड हैं, और जो 15% लोग हैं वो सरकारी रूप से जो विभिन्न सरकारी नौकरियों में हैं, उन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य माध्यम से कवर्ड है। तो हमारा जो CGS रेट है, जो एक हेल्थ का यूनिक रेट है, वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, दोनों में बराबर रूप से है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ जगहों पर इस प्रकार की रेट में बहुत ज़्यादा विषमता का अंतर जहाँ आता है, तो हम लगातार जांच भी किए हैं, कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। तो आज प्रदेश में वो हालत नहीं है, हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में और आयुष्मान से ही लगभग सारे इलाज हो जा रहे हैं। आप एक ऐसे विभाग की कमान संभाल रहे हैं, आपके हाथों में एक ऐसा विभाग है जो किसी न किसी कारण से विवादों में रहता ही है। स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है कि इसके हर फैसले को कई बार शक की निगाह से देखा जाता है, और कई बार मंत्री भी उस शक की जद में आ जाते हैं। आप अपने आप को कितना बचा पा रहे हैं? बड़ी चुनौती होती होगी आपके लिए। देखिए, मैं तो बचाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन जब कोई किसी की चर्चा होती है, किसी का व्यक्ति का उसके बारे में वाद या विवाद होता है, जैसे सोना को जितने बार आप डालेंगे आग में, उसके कचरा जलता ही है। मैं चाहता हूँ कि हमारे विभाग के हर फैसले पर, हर कार्य पर लोगों का नज़र हो, प्रेस की, मीडिया की, समाज की, और जो भी हमारे में कमी हो उसको चर्चा के माध्यम से, सोशल मीडिया में भी कई लोग बड़े खतरनाक तरीके से लिखते हैं, उसको भी मैं आत्मसात करता हूँ और उससे नाराज कभी नहीं होता। मैंने आज तक कभी किसी से नहीं बोला कि ये ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं। लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोना को आप कीचड़ में भी डाल दोगे तो सोना ही रहेगा, आग में भी डाल दोगे तो और ज़्यादा निखर कर आएगा। तो हम काम करने में भरोसा रखते हैं। भगवान कृष्ण का जो गीता में जो उन्होंने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, तो हम केवल कर्म कर रहे हैं और हम जानते हैं। और यदि मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मेरा व्यक्तिगत रूप से आज भी और पहले भी मानना था, दुनिया के लोग कुछ भी बोलें, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और हम अपने चरैवेती गति से हम चलते रहते हैं। और आज मुझे इस बात का खुशी है कि इन सारे विवादों के बाद अब प्रदेश के भी लोगों को समझ में आने लगा है कि गड़बड़ियाँ किसने किया, भ्रष्टाचार किसने किया, हेल्थ सेक्टर को बदनाम किसने किया, और आज परिणाम क्या है। हमने किसी को नहीं छोड़ा, जांच कराया, SB से कराया, EOW से कराया, ED कर रही है। तो जो भी गड़बड़ करेगा वो फंसेगा, जांच के दायरे में आएगा। हम तो चाहते हैं कि लगातार समाज की नज़र, आप लोगों की नज़र, सबकी नज़र हो, हम अच्छा काम कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहीं आ रहा था, आपने लगभग उसको थोड़ा सा आगे एक कदम खींचकर आप लेकर गए। आपने डिजेंट का जिक्र किया, डिजेंट घोटाले का जिक्र किया, और आमतौर पर चर्चाओं में CGMSE घोटाले का जिक्र भी होता है। कार्रवाई तो हो रही है और केंद्रीय एजेंसी भी अब इस मामले की तो जांच कर रही है। कई इसमें अधिकारी इस वक्त जेल में हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी बार बार उठता है कि
जो बड़े अधिकारी रहे हैं अब तक वो सिर्फ जांच के रडार पर रहे, पूछताछ तक ही सीमित रहे, उन तक कार्रवाई का दायरा पहुंचा नहीं। आने वाले दिनों में क्या ऐसी कोई संभावना है कि उन तक भी कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से इसमें कोई कितना बड़ा ही अधिकारी हो या कोई कितना ही बड़ा जनप्रतिनिधि हो, छत्तीसगढ़ के लोगों के पसीने की कमाई को लूटने वाले लोगों को निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और यही कारण है कि ईडी जो है इसमें संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की है। कोई कितना ही बड़ा पहुंच वाला रसूखदार क्यों ना हो, वो सारे लोगों पर कार्रवाई होगी। और आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें बक्सा नहीं है, 5 अधिकारी जेल में भी हैं और 12 के ऊपर लगभग एफआईआर भी है, इसके सप्लायर जेल में हैं। तो किसी को भी इसमें बक्सा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो। मंत्री जी, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा की खबरें आती हैं। दरअसल सरकारी अस्पताल जो होते हैं वो गरीब की उम्मीद भी होते हैं। गरीबों के इलाज का सबसे बड़ा ठिया तो सरकारी अस्पताल ही है। पिछले दिनों आप एक सरकारी अस्पताल के दौरे पर गए थे, एसी वेसी जो वहाँ बिगड़ा हुआ था उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपने फटकार भी लगाई। ऐसी जरूरत क्यों पड़नी चाहिए कि एक मंत्री को जाकर ऐसी ऐसी चीजों पर भी नजर रखने की जरूरत पड़े? आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में ये क्रिटिकल केयर का मरीज है जिसका ऑपरेशन हो चुका है, उसको तो ठंडे जगहों पर ही रखना होता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जब सरकार मजबूत कर रही है तो इस दिशा में क्यों जो महकमा है स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं देता? देखिए, वही तो एक बड़ा वजह है कि मेरा लगातार जो है सरकारी हॉस्पिटलों का दौरा, छोटे से छोटे बातों को लेकर संज्ञान में लेना। जैसे एसी की ही आपने बात की है तो डीकेएस की बात था, वहाँ एसी लगा हुआ है लेकिन उसके मेंटेनेंस की बिना बंद पड़ा है। तो ये क्या है आखिरकार में? कुल मिला के ये है कि लोगों का जो विश्वास है सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति फिर से कैसे वापस आए। थोड़ी देर के लिए आज आप 100 लोगों से पूछिएगा कि सरकारी नौकरी करना है कि प्राइवेट, 100 में 100 बोलेगा सरकारी करूँगा, प्राइवेट नहीं करूँगा। आप 100 लोगों को खड़ा कर लीजिए कि सरकारी में इलाज कराओगे कि प्राइवेट में, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको भली भांति मालूम है कितने लोग बोलेंगे तो प्राइवेट में लोग जाते हैं। ठीक है ना? अगर सेम वो कर दें कि फ्री का प्राइवेट में कराना है या फ्री में सरकारी में, तो प्राइवेट को लोग ज़्यादा चॉइस करेंगे। तो एक समाज में बड़ी मानसिकता बन चुकी है कि भाई आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो लेकिन आप वहीं सरकारी संस्थानों में क्यों उपयोग नहीं करना चाहते। तो मेरा उद्देश्य वही है कि जिस दिन लोग प्राइवेट संस्थाओं की जगह में सरकारी संस्थाओं को चूज करेंगे, हमारे सरकारी हॉस्पिटल को चूज करेंगे, उस दिन हम मानेंगे कि हमारा कार्यकाल सफल रहा। और मैं लगातार उसी दिशा में कामयाब हूँ। और ये बताते हुए आपको खुशी है मुझे कि 1.5 सालों में हमने 1.5 गुना ज़्यादा आईपीडी, ओपीडी और संसाधन को बढ़ाते हुए बिना पिछले समय के खर्च किए हुए हम 1.5 साल में 1.5 रुपये का रीजेंट नहीं खरीदे। अच्छा, कोई खरीदी नहीं हुई? नहीं, पिछले इतना खरीद गए हैं वो कि उसमें 50 करोड़ का खराब भी हो चुका। 50 करोड़ का ऐसे ऐसे जगह से उठा के लाए हैं जहाँ पे मशीनें नहीं हैं। तो हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से 1.5 साल में काम करने का प्रयास किया और इस बात का बेहद संतोष भी है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य जैसा अमला को मैं पूरी क्षमता और ताकत के साथ यहाँ तक लाकर खड़ा कर पाया हूँ। छत्तीसगढ़ को मेडिकल हब बनाने के बाद की भी बात होती रही है, कई बार इसका जिक्र होता रहा है पुरानी सरकारों में भी। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कई बार आज भी बड़ी तादाद में लोग दूसरे राज्यों में, खासतौर पर बड़े शहरों का जिक्र करें तो बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, इन इलाकों में भी जाकर अपना इलाज कराते हैं। मेडिकल टूरिज्म एक बड़ा बढ़ता हुआ देश में एक उद्योग के तौर पर इसे एक स्थापित लोग करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चूंकि सेंट्रलाइज लोकेशन है देश में, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि ना केवल राज्य के भीतर के लोग बल्कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर इलाज कराएं? आगे आने वाले दिनों में कोई इस तरीके की प्लानिंग आप लोगों की? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मेडिकल और मेडिकल टूरिज्म ये दोनों एक सिक्का के 2 पहलू हैं। अभी तक होता क्या था कि हमारे राज्य के लोग अधिकांश में नज़दीक में नागपुर पड़ता है, तो थोड़ा भी कोई ज़्यादा क्रिटिकल बीमारी लग रहा है तो नागपुर जाते थे, थोड़ा और बड़ा लगा तो बेंगलोर जाते थे, थोड़ा और बड़ा लगा तो चेन्नई जाते थे। लेकिन आप खुद ही एहसास कर सकते हैं कि पिछले 1 सालों में काफ़ी हद तक ये जो बाहर जाने का सिलसिला रुका है, बल्कि उड़ीसा,
मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, ऐसे राज्यों से लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। मैं आपको सूची भी दे दूंगा। और इसी को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने जो है हॉस्पिटल को उद्योग का दर्जा दे दिया है और 50 बेड से ऊपर के सारे हॉस्पिटल्स को फैसिलिटी मिलेगी, जो इंडस्ट्री लगाने वालों को फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा जो नया रायपुर में 5000 से ऊपर बेड का जो मेडिको सिटी है हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए ज़मीन चिन्हांकित हो रहा है, उसके लिए अलॉटमेंट की प्रक्रिया जल्द चालू होगी और एक मेडिकल हब के रूप में नया रायपुर भी बनेगा। तो लोग यहाँ पे मेडिकल के साथ साथ जो टूरिज्म के सेक्टर में, जैसे 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का तीसरा दिया है। अच्छा। ये NIT के सामने बनने वाला है। तो लोग वहाँ भी आएंगे, तो जैसे बाहर में जिंदल के यहाँ जाते हैं और कहीं जाते हैं तो नेचर कैंप में रुकते हैं, तो उस टाइप की हम व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ जो टूरिज्म सेक्टर में जो अभी 4 योग और नेचुरोपैथी का हमने खोला है, तो ये भी कहीं ना कहीं मेडिकल टूरिज्म की ओर विकसित करेगा। और टूरिज्म को भी विकास करने के लिए टूरिज्म को भी उद्योग का दर्जा इस नई औद्योगिक नीति में हमारी सरकार दी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का मेडिकल टूरिज्म की ओर जो बढ़ता कदम है वो बहुत आगे जाएगा। एक सवाल जरूरी ये भी लगता है कि आयुष्मान कार्ड जो सरकार ने दे रखा है, लोग उम्मीद से जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों के आयुष्मान कार्ड है, सरकार ने दिया है, 5 लाख तक का इलाज हो जाएगा, लेकिन अस्पताल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल लौटा देते हैं और ये दलील देते हैं कि सरकार हमारा पूरा बकाया नहीं दे रही है, तो हम कहाँ से इलाज करेंगे। ये व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हो पा रही? हालांकि मैंने अखबारों में पढ़ा है, न्यूज़ हमने भी खबरें चलाई हैं कि इस सरकार ने बहुत से अस्पतालों का बकाया भुगतान किया है, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है, आज भी लोग आयुष्मान पर इलाज नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप जो बातें बता रहे हैं वो पुरानी हो गई है। पिछले सरकार ने लगभग 1400 करोड़ रुपए का देनदारी छोड़कर हमारे ऊपर चले गए थे और उन 1400 करोड़ का मार जो है लगातार पूरे 1.5 साल तक चलता रहा, 1.25 साल तक। और मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, हमारे वित्त मंत्री जी को। हम 31 मार्च 2025 तक के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के जितने भी बकाया राशि थे, जिनके क्लेम हमारे पोर्टल पर उपलब्ध थे, जो पात्र थे, उनको पाई का भुगतान कर दिया। निश्चित रूप से 31 मार्च तक का पूरा कर दिए हैं और अप्रैल का नए वित्तीय वर्ष में उसका प्रोसेस कंटिन्यू। हाँ, 1400 करोड़ बकाया था और उसके लिए राज्य सरकार ने हमें 1700 करोड़ रुपए दिया था। 300 करोड़ हम अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी, सरकारी हॉस्पिटलों में भी दिए, जिसमें एम्स भी है, हमारा DKS भी है, मेकाहारा भी है। हमारे कुछ सरकारी हॉस्पिटलों के पैसे बचे हैं तो वो हमारा इंटरनल मामला है, उसको हम समायोजित करेंगे, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का 31 मार्च तक का पैसा बकाया नहीं है। और अब जो है आयुष्मान से अच्छे से इलाज हो रहे हैं। ये बात सही है कि आपने जो उठाया कि हॉस्पिटल के लोग पेमेंट बकाया है करके इलाज करने से कतरा रहे थे, क्योंकि उनकी सारी पूंजी जो है फंस चुका था। छोटा अमाउंट नहीं है, 1400-1500 करोड़ रुपए। ये पूरे प्रदेश के हॉस्पिटल वालों का 50-50 करोड़ तक बकाया था, 5 करोड़ 2 करोड़ एक हॉस्पिटल का। तो ऐसे में जो मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं उनका 50 करोड़ के आसपास था। लेकिन कुछ बोगस बिलिंग भी करते हैं, इस तरीके की शिकायतें आती हैं। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बोगस बिलिंग सरकार के क्लेम लगाकर क्लेम ले लेते हैं, इस पर भी नजर होती होगी। बिल्कुल है, ये लगभग 1000 करोड़ का हम लोगों ने डिस्क्वालीफाई किया है। और इसके अलावा 1400 करोड़, हाँ 1000 करोड़ नहीं, 100 करोड़, 100 करोड़ ये बोगस बिलिंग या कोई टेक्निकल रूप से जो जस्टिफाइड नहीं है, ऐसे बिलों को हम रोके हैं। अभी आप लोग पास भी आएगा, आप बोलेंगे भुगतान पूरा हुआ है तो बोलेंगे नहीं हुआ है, तो एक पूछिएगा कि ये क्यों नहीं हुआ है तो बताएंगे कि ये जो है इसमें ऑब्जेक्शन था। और आप जो बात कर रहे हैं, ऐसे 28 हॉस्पिटलों को, जिसमें हमारे बड़े रेपुटेटेड हॉस्पिटल भी थे, लेकिन जहाँ भी कोई बात आई कि यहाँ पे या तो आयुष्मान से इलाज नहीं करने की बात है, या कोई तकनीकी रूप से खामी है, या बोगस बिलिंग की बातचीत आ रही है, तो उसके लिए ट्रैकर्स लगे हैं, वो हमको अलर्ट भी कर देते हैं। हमने 28 हॉस्पिटलों पर कार्रवाई की, जिसमें 1 साल से लेकर 3 महीने तक हमने आयुष्मान पर बैन भी लगाया। ये कार्रवाई पहली बार अभी तक आयुष्मान बनने के बाद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई होगी।
और हम लगातार जो ऑडिट करने वाले हैं, जो थर्ड पार्टी ऑडिट, उनको भी हमने हटा दिया है और हम उसको नए सिरे से जो अच्छे हैं, जो एलिजिबल होंगे, नए कंपनियों को भी ला रहे हैं ताकि आयुष्मान में 1 रुपए की बोगस बिलिंग ना हो, जनता को 100% लाभ मिले, हॉस्पिटलों का समय पर भुगतान हो और हॉस्पिटल और छत्तीसगढ़ की जनता और सरकार तीनों खुशहाल हों। ऐसी प्लानिंग हम आयुष्मान में करने जा रहे हैं। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट भी आपका है। पिछले दिनों लगातार छापे पड़े और 5000 किलो से ज्यादा पनीर, नकली पनीर बरामद किया गया। इतना साहस लोगों में कहां से आ रहा है कि छत्तीसगढ़ क्या उनके लिए मुफीद इलाका या मुफीद राज्य हो गया है कि ग्वालियर, दतिया, दमोह, वहां से लोग नकली पनीर की खेप लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ खपाया जा रहा है। कोई सख्ती बरतने की जरूरत सरकार महसूस नहीं कर रही है? देखिए, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक छत्तीसगढ़ में इससे पहले कितनी नकली पनीर या मावा बरामद हुआ। नहीं हुआ ना इतने बड़े पैमाने पर। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में 2 खेप में, एक बार 3500 किलो और एक बार 4000 केजी, ऐसे लगभग 7500 केजी जो है किलोग्राम ये नकली पनीर हमने जब्त किया। 1.5 करोड़ की नकली राजश्री हम लोगों ने जब्ती किया। ऐसे 50 सुपर मेडिकल्स दुकान के ऊपर हमने कार्रवाई की जिनमें आयुर्वेद में एलोपैथिक दवाई मिला हुआ हमने पाया। ऐसे टीम बनाकर हमने जो है ड्रग्स और जो दवाइयाँ हैं, जो नशीली दवाइयाँ हैं, ऐसे बेचने वाले दुकानों को चिन्हांकित करके आइडेंटिफाइड करने का काम किया, उस पर कार्रवाइयाँ किए। तो ये पहली बार फूड एंड ड्रग्स का काम जो है दिख रहा होगा। हमने KFC में भी छापे मारे, उसकी गुणवत्ता की जांच की, कई बड़े हॉस्पिटलों में, होटलों में भी हमने जांच किया। तो ये हमारे फूड एंड ड्रग्स विभाग का सतर्कता दिखाता है और बेहतर काम कर रही है। और हम तो एक कदम और चलकर 50 करोड़ की लागत से, लगभग 50 करोड़ की लागत से एक बड़ा लैब का सेटअप यहाँ बना रहे हैं। अभी हमारे जो सैंपल्स हैं कलकत्ता या बॉम्बे हम भेजना पड़ता है या दिल्ली। कई बार तो अर्जेंट जो सैंपल होता है उसको तत्काल जो 24 घंटे में पहुंचना होता है, विशेष रूप से हमको जहाज में भेजना पड़ता है। उसके लिए हम खुद ही अपना लैब बना रहे हैं और आने वाले समय में हाँ प्रोविज़न है, उस पर प्रक्रिया चालू है। एक बड़ा काम होगा। और जो कई लोग बच निकलते हैं ना, जैसे कई दवाइयों को मिलावट है, उसका साल भर 2 साल नहीं आ रहा है, जाँच करने में लेट लतीफ़ा हो रहा है, तो वो बच जाते हैं, लेकिन वो अब नहीं बच पाएंगे सब होने से। उस पर भी हम कर रहे हैं। एक कारोबारी के तौर पर आप राइस मिलर चला चुके हैं, अब भी वो आपका व्यापार है। पिछले दिनों जब ये डिस्प्यूट सरकार के साथ राइस मिलर्स का हुआ तमाम विषयों को लेकर, तब दीपक बैज ने एक बयान दिया और ये कहा कि श्याम बिहारी जायसवाल सरकार और राइस मिलर्स के बीच ब्रोकर का काम कर रहे हैं। इस पर क्या कटाक्ष है आपका? देखिए, जो जैसा रहता है वैसा सोचता है। ये ब्रोकर का, दलाली का काम कांग्रेस सरकार में होता था, ये बात सही है। मैं राइस मिलर अभी भी हूँ और 25 साल पुराना राइस मिलर हूँ मैं। अभी के नहीं हूँ कि कोई राजनीति में आने के बाद या विधायक मंत्री बनने के बाद मैंने राइस मिल खोला हो। 25 साल पुराना राइस मिलर हूँ। और ये बात भी सही है कि मैं सरकार में मंत्री भी हूँ। तो सरकार में मंत्री होने के नाते भी मेरा नैतिक दायित्व था कि जो धान खरीदी प्रभावित हो रहा था, धान का उठाव प्रभावित हो रहा था, उसको लाइनअप करना, उसको सामान्य रूप से चलाना। दूसरा, मिलर होने के नाते ये भी दायित्व था कि मिलर्स की जो जिनाइन मांगे हैं वो सरकार के माध्यम से आ जाएं। मैं ब्रोकर का काम नहीं किया था, मैंने सेतु का काम किया था, मध्यस्थता की थी आपने। मैंने बीच में मध्यस्थता करके उन दोनों चीज़ों को, मिलर्स की बात को सरकार के सामने और सरकार की बात को मिलर्स के सामने लाकर हमने हल किया। और आज उसका सुखद परिणाम है कि हम किसान का एक एक दाना धान खरीदे और 150 लाख मेट्रिक टन धान खरीदे। एक एक रुपए का हमने भुगतान कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में जितना FCI को, जितना नान को धान चाहिए, चावल चाहिए, वो सारे धान उठ चुके। जो बचा हुआ धान है उसको हम नीलाम भी कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनके पसीने से उगाया हुआ धान का एक एक दाना है वो राज्य या राष्ट्र के लोगों को उपयोग के लिए एक एक दाना उपयोग हो सके। और हमारी नीलामी प्रक्रिया भी लगातार चालू है। क्योंकि धान का जिक्र हुआ, आप खुद
किसान रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे हैं। चूंकि जिक्र हुआ इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, विधानसभा में अभी बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 120 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य लेकर चल रही थी। जो पैदावार जो है धान की वो 110 लाख मीट्रिक टन है। 149 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी, और जिस तरीके से सवाल बतौर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत उठा रहे हैं, उसे किस तरीके से आप काउंटर करते हैं? इतनी बड़ी तादाद में बम्पर खरीदी पहली बार। देखिए, पिछले बार भी 145 लाख मीट्रिक टन हुआ था, इस बार 150 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। और इनके सरकार में जिस प्रकार से किसानों का रकबा काट दिया जाता था, खेतों में इनके जो पटवारी आरआई तहसीलदार खड़े हो जाते थे, ऐसा लगता था किसान धान की जगह में गांजा लगा लिया हो, भांग की खेती कर लिया हो। तो ये दबाव बनाकर, कितनों ही दबाव ये बनाए, फिर भी 1,10,000 मीट्रिक टन तक पहुँचे थे, 1,08,9 तक। और हमने किसानों को 15 कुंटल से 21 कुंटल का हमने खरीदी छूट दे दिया, तो 1.5 गुना के आसपास तो ऐसे ही हो गया। तो 110 मीट्रिक टन, 110 लाख मीट्रिक टन ये खरीदे थे, 150 लाख मीट्रिक टन हम खरीदे, लगभग 1.5 के थोड़ा कम। रकबा भी खरीदी भी हमने 15 से 21 किया, 15 1.5 22.5, तो 1.5 से थोड़ा कम किया। तो ये तो रेशियो बराबर है, ये छोटा सा गांव का आदमी भी बता सकता है। अब नेताजी को सरकार की बुराई करना है तो कोई और बहाना खोज लेते, क्यों किसानों के पीछे लगे हैं? मतलब छत्तीसगढ़ के किसान उनकी नज़र में फसल नहीं उगाते हैं। नहीं, लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि बचत सरकार के पास ज्यादा है, सरकार उसको नीलामी की प्रक्रिया से बेचना चाह रही है, और अंततः सरकार के पास 8-10 हजार करोड़ का नुकसान सरकार के हिस्से आ ही रहा है। इसका जवाब सरकार किस तरीके से देती है? देखिए, राज्य के किसानों का एक एक दाना धान खरीदना, उस धान का निपटान करना, ये हमारी प्राथमिकता में है। और घाटा और मुनाफा तो बिचौलिए देखते हैं, व्यापारी देखते हैं, सरकार नहीं देखती। सरकार का धर्म किसान के हितों का रक्षा करना सर्वोपरि है। हम जितना भी नुकसान लगे किसानों के एक एक दाना खरीद कर रहेंगे। कांग्रेस हमारे ऊपर कुछ भी बोले, कुछ भी लांछन लगाए, ये विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, हम किसानों का एक एक दाना धान खरीद कर रहेंगे। मंत्री जी, आप दवा के मंत्री हैं। पिछले दिनों आपकी एक तस्वीर आई, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ कि दारू की क्वालिटी की गुणवत्ता की जांच करने आप किसी शराब दुकान पर पहुंच गए थे। तो ये विरोधाभास किस तरीके से था? देखिए, शायद आप लोगों को मालूम होगा, मैं बेवरेज कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी हूँ, और नहीं भी होता तो मैं राज्य का मंत्री हूँ, सरकार का मंत्री हूँ। दवा और दारू एक साथ चल रहा है। और शराब दुकान में अगर मैं गया तो उसको भूपेश बघेल जी भी ट्वीट किए थे। वो तो ऐसा ट्वीट कर रहे थे जैसे कि मैं शराब की दुकान में पीकर सो गया हूँ, ऐसा छवि बनाकर कर रहे थे। तो देखिए, सरकार का कर्तव्य है। इनके समय में ये दुकानों में नहीं जाते थे, किसी को जाने भी नहीं देते थे, केवल पीने वाला और बेचने वाला जाता था। एक काउंटर सरकारी शराबों का, एक काउंटर इनके खुद के शराबों का। तो अगर हम शराब दुकानों में नहीं जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है? कल को यही आरोप लगाएंगे कि पानी मिलाया जा रहा है, कल कोई बोलेंगे नकली शराब बेचा जा रहा है। तो शराब दुकान में जो बेचने वाले हैं, जो वहाँ काम करने वाले हैं, शराब दुकान में दुकानदार हैं, उनको ये पता रहे कि राज्य के मंत्री और अधिकारी कभी भी किसी दुकान में भी आ सकते हैं। शासन को चुस्त और दुरुस्त करने की दृष्टि से मैं वहाँ गया था, और ये मेरा कर्तव्य भी था। मैं भविष्य में भी और शराब दुकानों में जाऊँगा। ठीक है, अब एक राजनीतिक सवाल आपसे ले लेते हैं कि चूंकि आप केमिस्ट्री से आपने पास आउट किया है, एमएससी किया है केमिस्ट्री में जी। राज्य में इस वक्त कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस के भीतर की जो केमिस्ट्री है, तमाम बड़े नेताओं का जो टकराव है, उस पर आपका क्या एक ओपिनियन है? देखिए, कांग्रेस का जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक शब्द आता है लिटमस। तो जब दो उसको डालेंगे केमिकल को, तो लिटमस डालेंगे तो लाल हो जाता है या नीला हो जाता है, तो उससे पता चलता है कि उसकी स्थिति क्या है। तो कांग्रेस में अभी जरा सा 2 बूंद हम लिटमस डाल देंगे तो पता चल जाएगा उनकी स्थिति क्या है। ऊपर से ये एक दिखते हैं, लेकिन अंदर में बहुत घमासान है, बहुत घमासान है। प्रदेश अध्यक्ष का फैसला ये पिछले 6 महीने से नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली दरबार का दौरा कर रहे हैं। और ये कांग्रेस देखिए,
इसकी परंपरा रही है सदैव से। ये आपस में लड़ते हैं, टूटते हैं। कांग्रेस अभी तक आज़ादी के बाद से 20 टुकड़ा बट चुकी, और यहाँ सब स्वयंभू नेता हैं। न तो इनका कोई विचार है, न तो इनका कोई आदर्श है। इनका परिवारवाद, वंशवाद, बाहुबल, ये सारा परिविश्वास करते हैं। संगठन नाम की इनमें चीज़ नहीं है। तो आने वाला फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भाजपा की सरकार चल रही है, लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस जिस लाइन तक पहुंची थी, उस लाइन को छोड़ करके उस लाइन को आगे भाजपा की सरकार बढ़ा रही है। जिस तरीके का एलिगेशन लगता है, उसे किस तरीके से आप काउंटर करना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, साँच को आँच कैसा, सरकार कैसा चल रहा है, ये किसी के बोलने या कहने से प्रमाणित नहीं होगा। उसका बड़ा प्रमाण आपने देखा कि सरकार बनने के 9 महीने के अंदर विधानसभा उपचुनाव हुआ, रिकॉर्ड मतों से हम जीते, 66% वोट हमको मिला। एक साल प्रभारी आप ही थे। हाँ, प्रभारी मैं ही था। एक साल के अंदर नगरीय निकाय के चुनाव हुए, क्या रिजल्ट आया? 10 के 10 नगर निगम जीते, 80% नगर पालिका नगर निगम जीत गए। ग्राम पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, हम 100% जिला पंचायत जीत गए। 80% हमारे जनपदों में और ग्राम पंचायतों में हमारे कैंडिडेट जीते। तो अब एक कैसा प्रमाण चाहिए? कांग्रेस की जो लाइन थी, विकास की जो उनका लाइन था, वो तो पूरा विनाश का था, भ्रष्टाचार का था, छत्तीसगढ़ को लूटने का था। हम उस लाइन को पीछे छोड़ के जिस प्रकार को उन्होंने भ्रष्टाचार और ये अपराधों का, लूट खसोट का, प्रशासनिक आतंकवाद का, ये जितने बड़े इनके जड़ फैले थे, उन सारे को कुचलते हुए हम उससे डबल छलांग के साथ हम विकास की ओर छत्तीसगढ़ को ले जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की महिलाएं, युवा, किसान, बोलिए तो मैं इसकी व्याख्या भी कर दूं। आज 70 लाख से ऊपर महतारी वंदन के योजना से जो माताएं आज पैसे पा रहे हैं, वो उनका आत्मबल और वो सशक्त हो रहे हैं। किसान 31 रुपये धान पा रहे हैं। हम अभी विभिन्न ग्रामों में जाते हैं, जन जो सुशासन तिहार के माध्यम से जो शिविर लग रहे हैं, उनमें 50% से ऊपर किसान अभी तक खातों से पैसा नहीं निकाले हैं। तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ कितना समृद्ध हो रहा है। लोगों को 3100 रुपये धान का दाम मिलना, ये कोई साधारण बात नहीं है। किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, घर घर में ट्यूबवेल्स लगवा रहे हैं, खेतों को जेसीबी से बनवा रहे हैं, पक्के मकान बना रहे हैं, बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के किसान जब ऊपर होंगे तो छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ेगा। युवाओं को आप देख लीजिए, ये वही कांग्रेस है जो 2700 हमारे बीएड वालों को इनकी नौकरी घसीटवा कर कोर्ट से फैसला सुनाकर इनको निकालने कगार में ख़त्म कर दिए थे। हम लोगों ने इसको कैबिनेट में लाया, उनको नौकरी दिया। आज एनएचएम के माध्यम से हम जो है लगभग 3000 सुपर लोगों को नौकरी दे चुके हैं। पुलिस में हम भर्ती चालू किए हुए हैं, शिक्षा विभाग में चालू किए हैं, रेगुलर भर्तियां हमारी चल रही हैं, पीएससी से चल रही हैं, व्यापम से चल रहे हैं। आज युवा जो है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार पर भरोसा करके चल रहे हैं। अभी पीएससी की रिजल्ट आया, आपने क्या देखा कि कहीं पे वो गांव का छोटा सा किसान का बेटा पीएससी कर लिया है, तो कहीं घर में मजदूरी करने वाले बाई के लड़का भी पीएससी में सेलेक्ट हो रहा है। ये है विष्णु का सुशासन और विश्वास। युवाओं का विश्वास भी किसान और महिलाओं की तरह छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है। एक आखिरी सवाल क्या, विधानसभा में आपकी एक शायरी याद आ गई। शायरी मतलब एक बड़े प्रख्यात कवि की कविता आपने पढ़ी थी, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। आपको शायद ध्यान हो। बिल्कुल। आपके जीवन में कौन सा युद्ध इस वक्त चल रहा है? देखिए, मेरे जीवन में सबसे बड़ा युद्ध कह लीजिए या जिम्मेदारी कह लीजिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का चल रहा है। मैं उसी दिन युद्ध को जीतूंगा जिस दिन मेरे सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटलों से रिफ़र होकर लोग आएंगे, और जिस दिन हमारे पूरे सरकारी हॉस्पिटल के बेड फुल होगा, जिस दिन विधायक मंत्री का सोर्स हमारे सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए लगने लगेगा, उस दिन मैं मानूंगा कि युद्ध जीता हूँ। और युद्ध चल रहा है, सफलता असफलता लगता है, लेकिन अटल जी की वो पंक्ति कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो हम लगातार चल रहे हैं
इस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने की दिशा में, और विश्वास है कि हम होंगे कामयाब। और निश्चित रूप से माननीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हम लोग कामयाब होंगे। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार जी धन्यवाद। बातचीत करेंगे। आज के लिए पहले इतना ही। अगली बार नई शख्सियत के साथ हम फिर मौजूद होंगे। नमस्कार। नमस्कार।